मुतालिक। तो प्लेन CPC में नहायत अहमियत का हामिल है। प्लेन आप समझते हैं, प्लेन कहते हैं दावे को। तो प्लेन की मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, प्लेन के पैरामीटर बताता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने पैरामीटर बनाया वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ प्लेन के मुतालिक। प्लेन से मुराद दावे के हैं। सिविल सूट जो स्टार्टिंग दावे से होता है उस दावे को हम कहते हैं प्लेंट। प्लीडिंग दो चीजों पर मुनसर होती है, एक होता है प्लेंट और एक होता है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट को जवाब दावा कहते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। तो प्लेन जो है, प्लेन से मुराद दावे के हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्लेन की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अब प्लेन की एक्सप्लेनेशन करने लगा, मैं मुख्तलिफ पैरामीटर बनाता हूँ इस प्लेन को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि प्लेन जो सा है वो है नेम ऑफ द कोर्ट से शुरू होता। सबसे ऊपर दावे जब शुरू करते हैं सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। टू द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, जब अदालत जनाब सीनियर सिविल जज जो सी तहसील होगी, मतलब जिला वगैरह, वो बात है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है प्लेंट में वो है पार्टिकुलर ऑफ प्लेंटिव। मुद्दई का नाम लिखा जाता है, वज़ियत लिखी जाती है, कौम लिखी जाती है, रेजिडेंस ऑफ कहाँ का है वो लिखा जाता है। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है वो है पार्टिकुलर ऑफ डिफेंडेंट। पार्टिकुलर ऑफ डिफेंडेंट में इस तरह होता है कि मुद्दा अलैह का नाम लिखा जाता है, उसकी वज़ियत लिखी जाती है, उसकी कौम लिखी जाती है, वो कहाँ का रेजिडेंट है वो लिखा जाता है। उसके बाद है इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड डिफेंडेंट, इन केस ऑफ माइनर प्लेंटिफ, इन केस ऑफ माइनर डिफेंडेंट। अगर इस तरह के मामलात हों जहाँ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अनसाउंड माइंड हो या वो नाबालग हो तो वो मेंशन करना जरूरी होता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नाबालग है या अनसाउंड माइंड है। कानून हमें इस बात की मतलब इस बात की हमें कानून हुक्म दे रहा है, आर्डर दे रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है इसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट ऑफ प्लेंट, कि जो दावा आपने किया है उसका सब्जेक्ट क्या है, मतलब दावा इस्रारे हक क्या है, दावा उसे कहते हैं जो सा है तमील मायदा मुख्तस है, किस चीज़ का दावा है, सब्जेक्ट ऑफ प्लेंट लिखा जाता है। उसके बाद बॉडी ऑफ प्लेंट शुरू होती है, जो आगे होता है बॉडी ऑफ प्लेंट, मतलब जिसमें लिखा जाता है कि दावे की बॉडी जो सी होती है उस पर मुनसर होता है कि दावा किस तरीके से शुरू हुआ, कि दावे किस चीज़ के लिए है, किस किन मसला मसाइल को दावे में डिस्कस किया गया है, किन मटेरियल फैक्ट को दावे में डिस्कस किया गया है, किन रेलिवेंट फैक्ट को दावे में डिस्कस किया गया है, किन कंसाइज एंड प्रिसाइज फैक्ट को दावे में डिस्कस किया गया है। तो इस चीज़ को कहते हैं मतलब बॉडी। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है कोज ऑफ एक्शन। कोज ऑफ एक्शन दी जाती है जिसे कहते हैं बनाए दावा, और ये भी जरूरी होता है कि बनाए दावा कब पैदा हुआ, ये भी लिखना जरूरी होता है कि कितने योम कबल बनाए दावा पैदा हुआ। कोज ऑफ एक्शन दावे में नहायत अहमियत की हामिल है। कोज ऑफ एक्शन देने के बाद हम लिखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, के बलाजे जो रिहाइश जो सी है या जो दावा है वो इख्तियार समाअत है अदालत के कि नहीं। अगर अदालत की इख्तियार समाअत में होगा उसका मतलब जुरिस्डिक्शन के आप जो लीगल प्ली होगी वो आप लिखेंगे कि इस लिहाज से अदालत की जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बाद जो सी है वो है सेट ऑफ पोर्शन ऑफ क्लेम, कि आप अगर किसी भी दावे के हिस्से के किसी भी दावे के पोर्शन को हिस्से को सेट ऑफ करना चाहते हैं, मतलब मुजराई की सूरत में, तो उसका भी जिक्र फिर साथ कर दिया जाता है। उसके बाद है सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ प्लेंट। सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ प्लेंट से मुराद ये है कि सब्जेक्ट वैल्यू के तहत कोर्ट फीस का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी कोर्ट फीस दी जाएगी। तो फैक्ट जो सब्जेक्ट वैल्यू है वो भी नहायत अहमियत की हामिल है। उसके बाद है कि कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि सब्जेक्ट वैल्यू जो सब्जेक्ट वैल्यू के बाद है वेरिफिकेशन ऑन ओथ। सब्जेक्ट वैल्यू के बाद वेरिफिकेशन, दावे की वेरिफिकेशन होती है वो हल्फा वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ प्लीडिंग का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट
असेंशियल जो सा है, क्योंकि दो एसेंशियल है ना, एक है प्लेन दावा, एक है रिटन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं जवाब दावा। मैं पहले बता चुका हूं कि कानून ने सीपीसी ने जवाब दावे को रिटन स्टेटमेंट का नाम दिया हुआ है, नहीं तो अगर आप लोगों के हाथ में होता तो आप लिखते आंसर ऑफ प्लेंट। चलिए अब मैं रिटन स्टेटमेंट के मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ। रिटन स्टेटमेंट भी प्लेंट की तरह ही है, लेकिन ये रिटन स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होता है? रिटन स्टेटमेंट शुरू होता है नेम ऑफ द कोर्ट से, उसके बाद इसमें होता है टाइटल ऑफ प्लेंट, जो दावे में हम नेम ऑफ प्लेंट पार्टिकुलर ऑफ प्लेंटिफ लिखते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ डिफेंडेंट लिखते हैं। वो उन जब इधर आता है ना दावा अदालत में, तो अदालत जो सी है वो प्लेंटिफ का पहला नाम, अगर प्लेंटिफ जितने मर्जी हो, मतलब 10 प्लेंटिफ हैं, लेकिन जो पहला प्लेंटिफ होगा उसका नाम, और जो डिफेंडेंट का पहला नाम होगा उसका नाम शो करती है, ठीक है। तो उन नामों को टाइटल दे देती है, ठीक है। मतलब हमने दिया, हमारा दावा था ज़हाब, बकर, असलम और शेख अरशद बनाम अबू बकर, उस्मान, अनीस। तो जो सा है कोर्ट करेगी कि ज़ात पहला नाम आ गया प्लेंटिफ में से, डिफेंडेंट में से पहला नाम आ गया शेख अरशद, तो इस तरीके से उन्होंने ज़ात और शेख अरशद का नाम उठा लेना है और इस तरीके से मतलब उन्हें टाइटल दे देना है। तो उसके बाद रिटन स्टेटमेंट में टाइटल आ गया, टाइटल के बाद जो सब्जेक्ट ऑफ सूट होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ सूट लिखने के बाद रिटन स्टेटमेंट में जो है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिखे जाती हैं, जिसे कहते हैं उजरात इब्तदाई। उजरात इब्तदाई से मुराद ये है कि ऑब्जेक्शन ऑफ फैक्ट, कि जो से फैक्ट अलेज किए गए हैं, जो से फैक्ट प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्ट किए हैं, उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन करना, अलेज जो से फैक्ट प्लेंटिफ ने अलेज किए हैं उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन का नाम है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, उजरात इब्तदाई। उसके बाद है जवाब और वाक़यात, जिसके बाद है वाक़याती, जिसे कहते हैं ऑन फैक्ट्स। ऑन फैक्ट्स के बाद जो सी अगली चीज़ है वो है जवाब दावे में हम ऑन फैक्ट्स लिखने के बाद जो बॉडी ऑन फैक्ट्स की होती है वो फुलफिल करने के बाद हम रिलीव मांगते हैं। रिलीव मांगने के बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं जवाब दावे की ऑन ओथ, अल्फा वेरिफिकेशन की जाती है। तो इस